एक आईपीएस ऑफिसर सोनाक्षी चौहान पागल बनकर वृंदावन पहुंची। उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दोस्तों, वृंदावन की वह शाम बड़ी सुहानी थी। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। सड़कें गीली थीं, गलियों में मिट्टी की भीनी खुशबू फैली थी और मंदिरों की घंटियों की आवाज पूरे माहौल में भक्ति का रंग घोल रही थी। बरसात की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर गिरकर ऐसी धुन बना रही थीं जैसे कोई भजन अपने आप गाया जा रहा हो। इसी माहौल में बस स्टैंड पर एक साधारण सी देहाती औरत उतरती है। उसने हल्के रंग की साड़ी पहन रखी है, पैरों में घिसी चप्पलें, कंधे पर पुरानी सी थैली और चेहरे पर थकावट की एक सीधी सादी झलक। देखने में बिल्कुल सामान्य, जैसे कोई गांव की औरत पहली बार वृंदावन आई हो, पर असलियत कुछ और ही थी। यह साधारण औरत असल में आईपीएस सोनाक्षी चौहान थी, एक ऐसी बहादुर पुलिस अफसर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों का कलेजा कांप उठता है। लेकिन आज वह अपने असली रूप में नहीं थी। आज वह वृंदावन में भेष बदल कर आई थी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह पुलिस है। वह ऐसी दिख रही थी जैसे कोई गरीब डरपोक गांव की महिला हो जो बस भगवान के दर्शन के लिए आई हो। उनके इस भेष पर कोई शक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ना तो कपड़े शानदार थे, ना चाल ढाल में पुलिस वाला रौब। लोगों ने जब पूछा कि कहां से आई हो बहन, तो सोनाक्षी धीरे से मुस्कुराकर कहती, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने आई हूं। और लोग सिर हिलाते, अच्छा किया बहन, बड़ा पुण्य मिलेगा। पर किसी को क्या पता था कि यह औरत दर्शन के बहाने वृंदावन नहीं आई थी। वह यहां एक खतरनाक गुप्त मिशन पूरा करने आई थी। वृंदावन की गलियों में भीड़ लगी थी। कोई राधा कृष्ण के भजन गा रहा था, कोई फूलों की माला बेच रहा था, कोई लस्सी पी रहा था। सोनाक्षी इन सब के बीच साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे करके ऐसे चल रही थीं कि कोई भी यह न सोच सके कि वह देश की नामी गिरामी पुलिस अधिकारी हैं। बारिश तेज हुई तो वह एक दुकान की छत के नीचे खड़ी हो गईं। दुकानदार बोला, बहन जी, पहली बार आई लगती हो। सोनाक्षी ने हल्की आवाज में कहा, हां भैया, महाराज जी के दर्शन करने आई हूं, बस इतना ही। उन्होंने अपने मिशन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, पर उनके मन में अलग ही हलचल चल रही थी। उन्हें पता था कि वृंदावन की इस पवित्र धरती के अंदर ही एक ऐसा स्थान है जहां मासूम लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है। आशा निकेतन बालिका गृह का नाम आते ही लोगों के चेहरे मुस्कुरा देते हैं, पर उसके अंदर क्या क्या पाप चल रहा है यह दुनिया नहीं जानती। सरकार और विभाग को यह खबर मिली थी, पर मामला इतना संवेदनशील था कि खुलेआम कार्रवाई करने से पूरा गिरोह भाग सकता था। इसलिए यह ऑपरेशन सिर्फ सोनाक्षी को सौंपा गया था। इस मिशन के लिए उन्हें सबसे जरूरी काम करना था, अपनी असली पहचान छुपाना। इसलिए वह साधारण औरत बनकर यहां आई थीं। बारिश थोड़ा कम हुई तो सोनाक्षी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ते में फूलों के दुकानदार पुकारते, बहन जी, माला ले जाओ, दर्शन के लिए टोकन वहीं मिलेगा। वह सिर झुकाकर चलती रहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आम महिलाएं चलती हैं, पर अंदर से उनकी आंखें हर चीज को गुप्त रूप से देख रही थीं। कौन कहां खड़ा है, किन गलियों से कौन कौन आता जाता है, कहां शक वाली भीड़ दिखती है, सब कुछ वह ध्यान से समझ रही थीं। सोनाक्षी भले ही साधारण दिख रही थीं, पर उनके दिमाग में आईपीएस अधिकारी वाली तेजी और चौकन्नापन पूरा जगा हुआ था। जैसे ही वह प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम के पास पहुंची, वहां भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। कोई माला जप रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई भगवान से मन की मुराद मांग रहा था। सोनाक्षी भी उस भीड़ में जाकर शांति से खड़ी हो गईं। उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह कोई बड़ी अफसर हैं। उनकी चाल ढाल, उनके शब्द, उनके कपड़े, सब में गांव की सादगी दिखाई दे रही थी। पर उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, दर्शन के बाद मुझे असली काम शुरू करना है। आज की रात मैं उस नर्क को उजागर करूंगी जहां न जाने कितनी बेटियों की चीखें दबाकर रखी गई हैं। उसी समय हल्की हवा चली और घंटियों की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। बारिश धीरे धीरे थम रही थी। लोगों को क्या पता था कि आज वृंदावन में सिर्फ एक भक्त नहीं आई है, आज यहां एक तूफान आया है।
एक ऐसा तूफान जो पापियों को उखाड़ कर फेंक देगा। और उस तूफान का नाम है आईपीएस सोनाक्षी चौहान। वृंदावन के मंदिर की घंटियां धीरे धीरे शांत हो रही थीं। भीड़ आगे बढ़ रही थी, पर आईपीएस सोनाक्षी चौहान मन ही मन आगे का रास्ता सोच रही थीं। जिन कदमों से वह भगवान के दर्शन कर रही थीं, उन्हीं कदमों से आज रात किसी को न्याय भी दिलाना था। लाइन से निकलकर जैसे ही वह बाहर आईं, बारिश फिर से टप टप गिरने लगी। सड़क किनारे एक पुरानी सी बेंच रखी थी। सोनाक्षी थोड़ा थकान महसूस कर वहां बैठ गईं, वैसे दिखाने के लिए ताकि भीड़ को लगे कि वह दूर दराज से आई साधारण स्त्री हैं। अभी वह अपने दुपट्टे को ठीक ही कर रही थीं कि उनके पास किसी के रोने की धीमी सी आवाज आई। पहले तो लगा कोई भक्त भाव विभोर होकर रो रहा होगा, लेकिन रोने में ऐसा डर था जैसे किसी ने उसकी सांसें जकड़ दी हों। सोनाक्षी उठीं और आवाज की तरफ बढ़ीं। एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगती हुई सीढ़ियों पर बैठी थी। साड़ी फटी हुई, बाल बिखरे, हाथ कांप रहे थे और आंखें लाल थीं रो रो कर। लग रहा था जैसे पूरे संसार का दुख उसी की झोली में गिरा हो। सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मां जी, क्या हुआ? इस तरह क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में इतना डर था कि पल भर को सोनाक्षी भी सन्न रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा घाव दिल में दबा हो। वह बोली, बिटिया, मुझे बचा लो, वरना वो लोग मुझे भी मार देंगे। सोनाक्षी ने अपने चेहरे पर चिंता जताई, पर मन के भीतर उनका पुलिस वाला दिमाग सक्रिय हो चुका था। उन्होंने पास बैठकर कहा, कौन लोग मां? साफ साफ बताओ, मैं सुन रही हूं। बूढ़ी ने अपने आंसू पोंछे, घबराई आवाज में बोली, आशा निकेतन बालिका गृह, वहां नरक बसता है बिटिया, नरक। यह नाम सुनते ही सोनाक्षी का दिल चुभ गया। यही नाम उन्हें बताया गया था, यही नाम इस मिशन की जड़ था। उन्होंने धीरे से कहा, मां, क्या होता है वहां? और इसके बाद बूढ़ी औरत जो बोली, उसने हवा का रुख बदल दिया। उसका नाम था कुंती देवी। वह पिछले 4 साल से आशा निकेतन में सफाई का काम करती थी। कुंती की आवाज कांप रही थी। वह बोल रही थी, पर हर वाक्य में पीड़ा थी। लड़कियों को वहां आसरा नहीं मिलता बिटिया, वहां तो शैतान राज करता है। नाम है आश्रय गृह, पर असल में वह जगह पाप का कुआं है। सोनाक्षी चुपचाप सुन रही थीं। उनका दिल धीरे धीरे ठंडा और दिमाग गर्म होता जा रहा था। कुंती बोलती गई, वहां एक आदमी है, विक्रम सचदेवा। लोग उसे समाज सेवी मानते हैं, दानदाता कहते हैं, पर सच यह है कि वह लड़कियों की इज्जत छीनने वाला दरिंदा है। जिसे देख ले उसी पर टूट पड़ता है। कुंती के होंठ थर थर आ गए। उसने आगे कहा, कोई नई लड़की आती है जिसकी कोई पूछने वाला ना हो, या जो मानसिक तौर पर कमजोर हो, उसे वे पहले बंद कमरे में ले जाते हैं। कहते हैं जांच करनी है, पर असल में। कुंती चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सोनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत मां, मैं हूं यहां, आगे बताओ। कुंती ने धीमे से कहा, उसे नशे की दवा देते हैं, उसे अपना बनाते हैं, फिर बेच डालते हैं बिटिया। कई को वापस भी नहीं लाते, कह देते हैं भाग गई। सोनाक्षी के भीतर एक तूफान उठ गया, पर चेहरा शांत रखा, क्योंकि उनका भेष आज सबसे बड़ा हथियार था। कुंती का दर्द वहीं नहीं रुका। उसने आगे बताया, 2 दिन पहले मुकरी नाम की 19 साल की लड़की थी। बड़ी भोली थी, मासूम। उसने विक्रम के कमरे में जाने से मना कर दिया। उसे मारा, पीटा, पागल खाने वाले कमरे में डाल दिया। दूसरे दिन उसकी लाश मिली और रात में नाले में फेंक दिया गया, जैसे कोई कचरा हो। सोनाक्षी की सांस भारी हो गई। उनका खून खौल उठा, पर वह शांत रही। मां, तुमने यह सब देखा? सोनाक्षी ने पूछा। कुंती ने सिर हिलाया। अपनी आंखों से देखा बिटिया, और यही मेरी गलती हो गई। उन्होंने मुझे धमकी दी है। कहते हैं अगर तूने किसी को बताया तो चोरी का केस लगाकर जेल में डाल देंगे। पर अब मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। उन बच्चियों की चीखें मेरे कान में गूंजती रहती हैं। सोनाक्षी ने गहरी सांस ली। आसमान में फिर से बादल गरजे, जैसे खुद भगवान भी यह सुनकर बेचैन हो उठे हों। उन्होंने कुंती का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, मां, अब तू अकेली नहीं है। आज से मैं तेरे साथ हूं। सच को छुपाकर रखने वाले लोगों का समय अब खत्म हो गया है।
कुंती ने डरते हुए पूछा, पर बिटिया तुम कौन हो, कैसे मदद करोगी? सोनाक्षी हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस इतना समझ लो मां, भगवान ने मुझे ही तेरी पुकार सुनने भेजा है। कुंती की आंखों में उम्मीद की चमक कौंधी। उसे लगा जैसे कोई सहारा मिल गया हो। पर सोनाक्षी जानती थी अब खेल आसान नहीं है। आशा निकेतन का दरिंदा विक्रम सिर्फ साधारण अपराधी नहीं था, उसके पीछे बड़े लोग खड़े थे। पैसा, ताकत, आदमी सब उसके पास था। लेकिन अब वह एक ऐसी दुश्मन को नहीं जानता था जो उसके घर में घुसकर ही उसे नष्ट करने वाली है। सोनाक्षी खड़ी हुई। बारिश तेज होने लगी। हवा में ठंड बढ़ रही थी। उन्होंने दुपट्टा कसकर सिर पर रखा, कुंती का हाथ थामकर बोली, चलो मां, अब तू मुझे वहां का रास्ता दिखा। आज रात मैं उसी नरक के दरवाजे पर दस्तक दूंगी। कुंती डर गई। नहीं बिटिया, अभी नहीं, रात को वे जानवर बन जाते हैं। सोनाक्षी ने दृढ़ आवाज में कहा, जानवर चाहे जितना भी मजबूत हो, शेरनी के सामने टिक नहीं सकता। आज वह रात आएगी जिस रात आशा निकेतन की हर लड़की आजाद होगी। और वहीं से सोनाक्षी का असली मिशन शुरू हो गया। कुंती देवी का हाथ पकड़कर जैसे ही सोनाक्षी आगे बढ़ी, बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकी, जैसे भगवान भी आज न्याय होते हुए देखने वाले हों। कुंती ने डरते हुए कहा, बिटिया रात को वहां जाना ठीक नहीं। वो लोग शराब पीकर हैवान बन जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं, लड़की हो या बूढ़ी औरत। पर सोनाक्षी ने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, मां, वहीं तो जाना है। मैं बाहर से कुछ नहीं कर पाऊंगी जब तक अंदर जाकर सब न देख लूं। कुंती रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, पर बिटिया तुम अंदर जाओगी कैसे? वो लोग किसी अनजान को भीतर घुसने नहीं देते। यह सुनकर सोनाक्षी की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, एक रास्ता है जिस पर वे सोच भी नहीं सकते। कुंती हैरान थी। कौन सा रास्ता बिटिया? सोनाक्षी पास झुककर बोली, मैं एक पागल औरत बनकर अंदर जाऊंगी। नाम होगा कमली, और पागल को कौन रोकेगा? सीधा पकड़कर वहीं ले जाएंगे जहां मुझे पहुंचना है। कुंती को जैसे अपनी सुनने पर भरोसा ही नहीं हुआ। बिटिया पागल बनोगी? वो लोग मार देंगे, तंग करेंगे। उनकी नजर में पागल की कोई कीमत नहीं होती। सोनाक्षी मुस्कुराई। मां, पुलिस की जिंदगी इसी पर टिकी है। जहां साधारण आदमी डर जाए, वहीं हमें कदम रखना पड़ता है। उन्होंने अपनी थैली नीचे रखी और अंदर से छोटी छोटी चीजें निकालनी शुरू की। एक पुरानी फटी साड़ी, ऊपर से पहनने वाली सलवार, थोड़ा सा सूखा कीचड़ और ऊपर से लगाने के लिए काजल का टूटा हुआ डिब्बा। कुंती हक्का बक्का देखती रह गई। बिटिया तुम ये सब कब लाई? सोनाक्षी शांत आवाज में बोली, मिशन पर आने से पहले ही रख लिया था। मुझे पता था कि वर्दी में आने से किसी का सच नहीं पकड़ा जा सकता। सच पकड़ना है तो खुद को उनकी नजर में गिराना होगा। बारिश अब हल्की फुहार में बदल गई थी। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे ऐसे खड़ी हो गईं कि कोई उनकी ओर ध्यान न दे। सोनाक्षी ने अपनी साड़ी बदली। वह चमकदार पुलिस ऑफिसर अब ऐसे कपड़ों में थी कि पहचान पाना असंभव था। फटी हुई साड़ी शरीर से लिपटा ली, काजल को उंगलियों से चेहरे पर फैला दिया, गंदगी जैसा। कीचड़ को हथेलियों पर लेकर माथे और हाथों पर मल लिया, बालों को खोलकर जटाओं जैसा कर लिया। कुंती की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थीं। बिटिया अब तो तू सचमुच पागल सी लग रही है। सोनाक्षी ने 2 कदम चलकर दिखाया। टांगें लड़खड़ाई, कमर डीली हो गई, आंखें तिरछी, होठों पर पागलों जैसी मुस्कान। सच में अब उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यह भारत की आईपीएस अधिकारी है। फिर सोनाक्षी ने सबसे जरूरी चीज निकाली, एक नन्हा सा बटन कैमरा जो साड़ी के पल्लू में भीतर की ओर लगाया जाता था, इतना छोटा कि कोई देख भी न सके। कुंती ने डरते हुए पूछा, यह क्या बिटिया? मां, यही मेरी असली ताकत है। ये जो कुछ भी मैं अंदर देखूंगी सब रिकॉर्ड करेगा। एक एक जुर्म, एक एक चेहरा, एक एक आवाज। फिर उन्होंने अपने बालों में एक छोटा सा माइक्रोफोन छुपा दिया। अब सोनाक्षी पूरी तरह कमली बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, भेस बदलने की, रणनीति की और न्याय की आग की। कुंती ने डरते हुए कहा, बिटिया अब क्या करें?
सोनाक्षी बोली, अब हम जाएंगे बस स्टैंड के पास। मैं वहां पागलों की तरह चिल्लाऊंगी, चीजें फेंकूंगी, लोग पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस मुझे पकड़कर सीधे वहीं भेजेगी जहां मैं जाना चाहती हूं, आशा निकेतन बालिका गृह। कुंती का गला भर आया। बिटिया, भगवान तेरा भला करे, आज मेरी उन बच्चियों की जिंदगी तुझ पर टिकी है। सोनाक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मां, उन बच्चियों का दर्द मैं भुला नहीं सकती। आज तूने मुझे जो बताया वही आज मेरी ताकत है। दोनों वहां से बस स्टैंड की तरफ बढ़ी। सोनाक्षी अब कमली के रूप में चल रही थी। गलत चाल, तिरछी नजर, बार बार बड़बड़ाना। कुंती पीछे पीछे डरते हुए जा रही थीं, पर सोनाक्षी का चेहरा देखकर उनके मन में हिम्मत भी आ रही थी। जैसे ही वे मथुरा बस स्टैंड के पास पहुंचे, उसी समय भीड़ लगी हुई थी। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सोनाक्षी ने धीरे से कहा, मां, अब तू पीछे हो जा, आगे का काम मैं कर लूंगी। कुंती थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। अगले ही पल सोनाक्षी उर्फ कमली जोर से चिल्लाई, हट जाओ, मेरे राजा आएंगे, मुझे कोई मत रोको। उन्होंने एक फल वाले का ठेला उलट दिया। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। एक महिला बोली, अरे कोई पुलिस बुलाओ, ये तो पागल लगती है। बस उसी का इंतजार था। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप पहुंची। 2 महिला सिपाही उतरी और किसी तरह कमली को पकड़ लिया। कमली चीखी, छोड़ो मुझे, मेरा राजा आएगा, मुझे जाने दो। लोग तमाशा देखने लगे। सिपाही बोले, इसे सुधार गृह भेजना पड़ेगा, बड़ी खतरनाक लगती है, घर बार भी नहीं है। यही सुनकर सोनाक्षी की आंखों में अदृश्य मुस्कान उभरी। वहां मौजूद कुंती ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। और बस कुछ ही पलों में कमली नाम की यह पागल औरत सरकारी वैन में बैठाकर ले जाई जा रही थी, सीधे उसी जगह जहां असली दानव रहते थे, जहां लड़कियों की चीखें कैद थीं और जहां आज रात एक शेरनी प्रवेश करने वाली थी। सरकारी वैन तेजी से कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था और बारिश थमकर अब सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। कमली के रूप में बैठी आईपीएस सोनाक्षी चौहान लोहे की जाली से बाहर झांकती रहीं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ खामोशी थी, बस वैन का इंजन गूंज रहा था। वैन के भीतर बैठी महिला सिपाहियों ने सोनाक्षी को शक भरी नजर से देखा, लेकिन उन्हें लगा कि वह सचमुच पागल औरत है। कमली कभी हंसती, कभी गुनगुनाती, कभी बालों को खींचती, सब कुछ इतने असली अंदाज में कि किसी को एक पल को भी शक नहीं हुआ। लगभग 20 मिनट बाद वैन एक पुरानी, बड़ी और डरावनी हवेली जैसी इमारत के सामने रुक गई। बाहर बोर्ड लगा था, आशा निकेतन बालिका गृह, बेघर लड़कियों के लिए सेवा केंद्र। नाम पावन था। इमारत सीधी सादी दिखाई दे रही थी, पर माहौल में एक अजीब सी घुटन थी। सोनाक्षी ने पहली ही नजर में समझ लिया, यह जगह बाहर से शांत, अंदर से तूफान जैसी है। वैन का दरवाजा खुला और एक कर्कश आवाज आई, लाओ इस नई पागल को नीचे उतारो, शाम के बाद आया माल ज्यादा काम आता है। यह आवाज थी उस वार्डन सुशीला की, जिसे अंदर के सभी कर्मचारी जेलर से भी ज्यादा डरते थे। उसका चेहरा कठोर, हाथ में मोटा डंडा और आंखों में निकृष्टता का रंग। महिला सिपाहियों ने पूछा, मैडम, इसे कहां रखना है? सुशीला ने तिरछी नजर डालकर कहा, सीधा हॉल में फेंक दो, सुबह तक इसकी औकात पता चल जाएगी। कमली चिल्लाती हुई, मेरा राजा आएगा, मुझे छोड़ दो। वह अंदर धकेल दी गई। लोहे का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा था और हवा में एक तरह की फफूंद की बदबू फैली हुई थी। धीरे धीरे सोनाक्षी की आंखें अंधेरे में देखने लगीं। वह एक बड़े हॉल में थीं, जिसमें करीब 25-30 लड़कियां फर्श पर बैठी थीं। कुछ दुबकी हुईं, कुछ सिसकती हुईं, कुछ खाली निगाहों से दरवाजे को देखती हुईं। एक पतली दुबली लड़की पास आई और धीमे से बोली, दीदी, तुम नई आई हो? सोनाक्षी ने उसे पहचान लिया। यह वही नेहा थी जिसके बारे में कुंती ने बताया था, लेकिन सोनाक्षी ने अपने भेष के अनुसार ही जवाब दिया, ही, मेरा राजा आएगा। तुम कौन हो? नेहा डरते हुए पीछे हटी। इस जगह का माहौल किसी जेल से भी डरावना था। यहां कोई बात ऊंची आवाज में नहीं करता था। सबकी सांसें दबकर चल रही थीं, जैसे वे जी नहीं रहीं, बस जिंदा होने का बोझ ढो रही हों। और तभी लोहे के गेट पर किसी ने डंडा दे मारा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पूरा हॉल सिहर उठा।
लड़कियों ने तुरंत अपने सिर घुटनों में छुपा लिए। डर हवा में घुल गया। दरवाजा खुला और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर आए। गुड्डू ठाकुर और राणा यादव, विक्रम सचदेवा के खास गुंडे। गुड्डू ने कमरे में टॉर्च घुमाई और हंसते हुए कहा, देख राणा, नई चिड़िया आई है लगता है। राणा ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, आज साहब बड़ा खुश होंगे। उन दोनों की बातचीत ने सभी लड़कियों की सांसें रोक दी। हर लड़की का डर चरम पर था। सोनाक्षी ने आंखें आधी बंद कर लीं। वह पागल जैसी हरकत करते हुए खुद को कोने में ले गई। राणा जोर से चिल्लाया, सब खड़े हो जाओ। डरी हुई लड़कियां उठ खड़ी हुईं। उनके शरीर कांप रहे थे। सोनाक्षी भी उठ गईं, लेकिन थोड़ा तिरछा होकर, जैसे कमली सही से खड़ी ना हो पाती हो। गुड्डू ने नेहा की ओर देखा और बोला, तू फिर छुप रही है, आज नहीं बचेगी। नेहा बिजली की तरह कांपने लगी। उसकी आंखों में वह डर था जो किसी इंसान की आत्मा को भी हिला दे। सोनाक्षी यह सब होते हुए देख रही थीं। उनका कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, ये बातें, ये चेहरे, ये डरावना माहौल। लेकिन उनका मन तड़प रहा था। उनका दिल कह रहा था, अभी जाकर इन दोनों को खत्म कर दूं। पर दिमाग कह रहा था, नहीं, पूरी जड़ को पकड़ना है, अभी जल्दी नहीं करनी। गुड्डू की नजर अचानक सोनाक्षी पर पड़ी। उसने कहा, ओए पगली, इधर आ। सोनाक्षी ने कान पकड़कर अजीब सी आवाज निकाली, हां हां हां, मेरा राजा, मेरी टोपी। राणा हंस पड़ा। देख, सच में पागल लगती है। गुड्डू बोला, साहब के यहां भेजो या कल के लिए छोड़ दें। राणा ने एक बार सोनाक्षी को सिर से पांव तक देखा और बोला, आज इसे रहने दो। साहब नए चेहरे पसंद करते हैं, पहले इसे नहलाना होगा, कपड़े बदले जाएंगे, तब भेजेंगे। उसके शब्द किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसे थे। लड़कियां डर के मारे रोने लगीं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। गुड्डू और राणा बाहर जाते हुए बोले, तैयार रहना, रात लंबी है। दरवाजा फिर जोर से बंद हुआ। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ लड़कियों की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सोनाक्षी ने आसपास देखा। इतनी टूटी हुई आत्माएं, इतना डर, इतना अन्याय। वह अंदर ही अंदर तपने लगी। नेहा धीरे से उनके पास आई और फुसफुसाकर बोली, दीदी, तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो? अगर नाटक कर रही हो तो भाग जाओ, यहां से कोई जिंदा नहीं बचता। सोनाक्षी ने उसे हल्की नजर से देखा। उनकी आंखें नेहा को भरोसा दे रही थीं, लेकिन भेष के कारण वह कुछ बोल न सकी। रात गहराने लगी थी। बाहर से अब भी और हैवानियत आने वाली थी, और सोनाक्षी जानती थीं आज की रात पूरी तरह नरक में उतरने वाली है। लेकिन यही वह रात होगी जिसमें पापियों का पतन शुरू हो जाएगा। आज वह अकेली नहीं थीं। उनके पास भगवान की भूमि वृंदावन की प्रार्थना थी और उनकी नसों में आग की तरह बहता हुआ कर्तव्य। रात बढ़ रही थी और उसके साथ ही न्याय की घड़ी भी करीब आ रही थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। आशा निकेतन के चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली थी, जैसे इस इमारत के भीतर की हवा भी डर से जड़ हो गई हो। हॉल के बाहर से जूतों की आवाजें तेज होकर फिर गायब हो रही थीं। कभी किसी के हंसने की गंदी आवाज आती तो कभी लोहे के दरवाजे के टकराने की। हर आवाज लड़कियों के दिल में नया डर भर देती थी। सोनाक्षी उर्फ कमली कोने में बैठी सब कुछ देख रही थी। उनका दिमाग बिल्कुल साफ था। आज उन्हें इस नरक की जड़ तक पहुंचकर उसकी कमर तोड़नी ही थी। लगभग रात के 11 बजे गैलरी में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज गुड्डू या राणा की नहीं थी। यह आवाज उन दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। लड़कियों ने तुरंत चुप्पी साध ली। कई ने सिर घुटनों में छुपा लिया। कुछ की सांस तक रुक गई। दरवाजे के सामने आकर कदम थमे। ताले में चाबी घुसी। खर्रर, धड़ाम, दरवाजा खुला। अंधेरे में से दो साए नजर आए, गुड्डू और राणा। उनके पीछे एक और बड़ा साया खड़ा था। वह था विक्रम सचदेवा। उम्र लगभग 50, पेट मोटा, आंखों में हवस की गंदगी, हाथ में सोने की मोटी चेन और चेहरे पर शेर जैसा अहंकार। हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहा ने डर के मारे अपना चेहरा ढक लिया। बाकी लड़कियों ने सिर झुका लिया। सब जानती थीं आज जिस पर विक्रम की नजर पड़ गई उसकी रात नरक बन जाएगी। गुड्डू ने टॉर्च का उजाला सोनाक्षी के चेहरे पर मारा।
सोनाक्षी ने जानबूझकर चेहरा तिरछा कर लिया और पागलों जैसी हंसी निकाली। हां हां, मेरा राजा आ गया। विक्रम हंस पड़ा। उसे लगा जैसे उसे आज की रात का मनोरंजन मिल गया हो। वह आगे बढ़ा, अपनी शराब की बदबूदार सांस सोनाक्षी पर फेंकते हुए बोला, अरे वाह, कौन है यह नई चिड़िया? राणा बोला, साहब, आज ही लाई है पुलिस, पूरी पागल लगती है। आपने कहा था नया चाहिए, तो ये रही। विक्रम ने आंखें सिकोड़कर सोनाक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, हम पागल भी है और जवान भी। आज की रात मजेदार होगी। लड़कियों का रोम रोम डर से कांप गया। नेहा ने हाथ जोड़कर राणा से कहा, भैया, इसे मत ले जाओ, ये सच में पागल है, इससे समझ नहीं आता। पर राणा ने उसके पेट में लात मारकर कहा, चुप रह, ज्यादा बोलोगी तो पहले तुझे ले जाऊंगा। नेहा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, पर आवाज नहीं निकाली। चीखने की हिम्मत जैसे मर चुकी थी। सोनाक्षी की मुट्ठी कस गई, पर उन्हें खुद को रोकना था। अगर उन्होंने अभी ही अपना असली रूप दिखा दिया तो पूरा गिरोह भाग जाएगा। विक्रम ने अपनी उंगलियों से सोनाक्षी का चेहरा पकड़ने की कोशिश की। कमली ने पागलपन सा नाटक करते हुए सिर झटका। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे वाह, थोड़ी तगड़ी भी है। चलो, इसे ऊपर मेरे कमरे में ले चलो। गुड्डू और राणा ने उसे पकड़कर बाहर खींचा। सोनाक्षी का कैमरा अब तेजी से चल रहा था। हर चेहरा, हर आवाज, हर गाली रिकॉर्ड हो रही थी। गैलरी की सीढ़ियां अंधेरी और लंबी थीं। दीवारों पर महंगे बल्ब लगे थे, जैसे कोई होटल हो। नीचे लड़कियां सड़ी रोटियों को तरस रही थीं और ऊपर यह आदमी शहंशाह बना बैठा था। सीढ़ियों के ऊपर गलियारे के अंत में विक्रम का कमरा था। दरवाजा महंगे लकड़ी का था। अंदर से शराब और परफ्यूम की मिलीजुली बदबू आ रही थी। गुड्डू ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा डराने वाला था। लाल सोफे, बेशकीमती शराब, गंदे पोस्टर और टेबल पर अजीब अजीब दवाइयां। विक्रम ने अंदर जाकर दरवाजा बंद करवाया। अब कमरे में सिर्फ दो लोग थे, विक्रम और कमली। विक्रम ने सोनाक्षी की साड़ी पकड़कर बोला, डर मत साहब, तुझे रानी बनाएंगे। लेकिन सोनाक्षी अब और बर्दाश्त के बाहर आ चुकी थीं। उनकी आंखों में आग जल चुकी थी। भेष के भीतर की पुलिस वाली जाग चुकी थी। विक्रम ने दोबारा उसे छूने की कोशिश की। यही पल था। सोनाक्षी ने इतनी तेजी से उसकी कलाई मोड़ी कि उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। विक्रम, आह, तू है कौन? सोनाक्षी का शरीर सीधा हो गया। आंखों से कमली वाला पागलपन मिट गया। चेहरा एकदम कठोर और निडर हो गया। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में डाला और कहा, मैं हूं आईपीएस सोनाक्षी चौहान, और तेरा खेल आज खत्म हो गया है विक्रम। विक्रम की आंखों में जैसे बिजली कौंध गई। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। सोनाक्षी ने पल्लू से कैमरा दिखाया। तेरी हर गंदी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। हर लड़की की चीख, हर गार्ड की धमकी, सब कुछ सबूत बन चुका है। विक्रम पीछे हटने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं। वह डर गया था, सच में डर गया था। उसने दराज खोली जहां उसकी पिस्तौल रखी थी, पर इससे पहले कि वह हथियार निकाल पाता, सोनाक्षी उछली और एक जोरदार लात उसकी उंगलियों पर मारी। दराज बंद। विक्रम चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। सोनाक्षी ने उसके गिरे हुए शरीर पर घुटना टिकाकर कहा, नीचे देखकर लड़कियों को दबाता था ना? आज पुलिस तेरे ऊपर बैठी है। अब बोल, कैसा लगा? विक्रम दर्द से तड़प रहा था। उसकी सारी अकड़ उतर चुकी थी। वह रो पड़ा। मैडम, छोड़ दो, मैं पैसे दूंगा, जो कहोगी दूंगा। सोनाक्षी ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे उठाया और बोली, तेरी औकात क्या है मुझे खरीदने की? आज तू नहीं, तेरे जैसे हजारों गंदे लोग पकड़े जाएंगे। उन्होंने अपने बालों में छिपे माइक्रोफोन में धीमे से कहा, अल्फा 1, टारगेट कंफर्म, ऑपरेशन शुरू करो, छापा मार दो। अगले ही पल पूरे आशा निकेतन में सायरनों की आवाज गूंज उठी। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां बिजली की तरह परिसर में घुस गईं। अब वह रात बदल चुकी थी। नरक अब स्वर्ग बनने वाला था, और यही मोड़ था जहां अपराधियों की तकदीर भी टूटने वाली थी। दोस्तों, सायरनों की आवाज जैसे ही आशा निकेतन में गूंजी, पूरा परिसर हिल गया। बाहर खड़े पहरेदारों के चेहरों पर डर उतर आया। अभी कुछ देर पहले वे शराब पीकर इठला रहे थे,
पर अब समझ गए थे कि पुलिस ने पूरा परिसर घेर लिया है। अंदर विक्रम सचदेवा के कमरे में सोनाक्षी ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा और कमरे से बाहर फेंक दिया। विक्रम जमीन पर गिरा, दर्द से चीखा, मैडम, मैं निर्दोष हूं, ये सब झूठ। पर उसकी आवाज सायरनों में दब गई। गलियारे की दाईं तरफ से इंस्पेक्टर कबीर सिंह अपनी टीम के साथ अंदर आया और बाईं तरफ से हवलदार गोविंद चौहान अपने दस्ते के साथ। कबीर ने जोरदार आवाज में आदेश दिया, सभी दरवाजे तोड़ो, हर कमरे की तलाशी लो, कोई आदमी बाहर ना निकले। पुलिस वालों के तेज कदमों ने पूरी इमारत को हिला दिया। लोहे के गेट, जिन्हें हर रोज लड़कियों की चीखें सहनी पड़ती थीं, आज पुलिस की लाठियों के सामने टिक नहीं पाए। धड़ाम 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 दरवाजे टूटते गए। अंदर से छुपे हुए गार्ड्स बाहर भागने लगे। कुछ ने दीवार फांदने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से ही हर कोने पर तैनात थी। गोविंद ने एक भागते हुए गार्ड को जमकर लात मारी। अरे रुक, अब तू बचने वाला नहीं है। दूसरे गार्ड पर कबीर ने काबू पाया। बोल, कितने सालों से यह गंदा काम कर रहे हो? गार्ड डर के मारे कांपने लगा। हम तो साहब के कहने पर करते थे। सोनाक्षी गुस्से से घूरते हुए बोली, जरूर जवाब दोगे, पर कोर्ट में जाकर। नीचे के हॉल में लड़कियां दरवाजे की जाली पकड़कर कांप रही थीं। कुछ समझ नहीं पा रही थीं कि बाहर क्या हो रहा है। उनके लिए तो हर डरावनी आवाज किसी नए अत्याचार का संकेत होती थी। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अंदर पहुंचे, नेहा ने सबसे पहले फुसफुसाकर कहा, शायद कोई बचाने आया है। और तभी सोनाक्षी सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। अब उनके चेहरे पर कमली वाला पागलपन नहीं था, बल्कि एक सच्चे पुलिस अफसर की चमक थी। उनकी साड़ी बिखरी हुई थी, कंधे पर चोट के निशान थे, पर आंखों में वह आग थी जिसने पूरी इमारत का आतंक बुझा दिया था। लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई आगे आईं। नेहा सबसे पहले बोली, दीदी, आप पागल नहीं थीं? सोनाक्षी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, मैं तुम्हें बचाने आई थी और आज तुम सब आजाद हो। नेहा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गई। दीदी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सोनाक्षी ने उसे गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं बेचेगा। इधर पुलिस वालों ने सभी गार्ड्स के हाथ बांधकर बाहर लाइन में खड़ा कर दिया था। गुड्डू और राणा भी पकड़ लिए गए थे। उनके चेहरे की सारी हनक खत्म हो चुकी थी। गोविंद ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, बहुत नायकी दिखाते थे ना, अब जेल में जाकर दिखाना। विक्रम को दो पुलिस वाले पकड़कर नीचे ला रहे थे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाया, मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं निर्दोष हूं, यह सब फंसाया जा रहा है। सोनाक्षी ने उसकी तरफ देखा और कहा, सच बोलने का समय अब नहीं आया, सजा का समय आ गया है। विक्रम के चेहरे पर खून उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है। तभी भीड़ में से कुंती देवी दौड़ती हुई आईं। उनके चेहरे पर खुशी और डर दोनों थे। जैसे ही उन्होंने सोनाक्षी को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोनाक्षी के पैर छूने चाहे, पर सोनाक्षी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। मां, अगर तुम हिम्मत न करती तो यह सब कभी नहीं हो पाता। बाहर पुलिस ने सभी गंदे कर्मचारी, वार्डन सुशीला, गुड्डू, राणा और विक्रम, सभी को पुलिस वैन में भर दिया। गलियों में भीड़ जमा हो गई। लोग देख रहे थे कि कैसे एक महिला पुलिस अधिकारी ने वृंदावन की धरती से एक बड़ा पापी साम्राज्य उधेड़ फेंका है। इसी बीच लड़कियां धीरे धीरे अपने कमरों से बाहर आ गईं। वह अब भी डरी हुई थीं, पर समझ रही थीं कि खतरा टल चुका है। सोनाक्षी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, बेटियों, आज से तुम सब आजाद हो। तुम्हारी जिंदगी अब डर में नहीं, इज्जत और सम्मान से गुजरेगी। एक छोटी लड़की आगे आई और बोली, दीदी, क्या हम अब हंस सकते हैं? सोनाक्षी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से कहा, हां बच्ची, जितना चाहो हंसो, आज से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। भीड़ में खड़े लोग बोल उठे, जय हो लेडी अफसर की, जय हो बहादुर बेटी की, जय हो। अगले दिन के अखबारों में यही हेडलाइन थी, आईपीएस सोनाक्षी चौहान ने वृंदावन में छुपा नरक खत्म किया, 30 बच्चियों को मिली नई जिंदगी। कोर्ट केस तेजी से चला। विक्रम और उसके गुंडों को उम्र कैद की सजा हुई।
आशा निकेतन में नई महिला अफसरों की नियुक्ति हुई और सबसे बड़ी बात, कुंती देवी को इस पूरी जगह का नया केयरटेकर बना दिया गया। कुछ दिन बाद सोनाक्षी फिर आश्रम में आई। इस बार उनका स्वागत फूलों से हुआ, डर से नहीं। लड़कियां खुलकर हंस रही थीं, खेल रही थीं, जैसे उनकी जान लौट आई हो। नेहा उनके पास आई और बोली, मैडम, आप फरिश्ता हैं क्या? सोनाक्षी ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, मैं बस एक औरत हूं जो गलत को सहन नहीं करती। उन्होंने अपनी कैप पहनी और निकल पड़ी, क्योंकि न्याय का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। वृंदावन की हवाओं में अब डर नहीं, बल्कि आजादी की खुशबू थी। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, नहीं अपमानित करना, बल्कि यह वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे देश में जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर निगरानी की जा सके और उनको आजादी दी जा सके। कोई भी बेटी डर का न रहे, किसी भी लड़की के साथ में अत्याचार ना हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।